एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान क्राइसिस के बारे में। बहुत ही दर्दनाक टाइप की तरह की तस्वीरें और विजुअल सामने आ रहे हैं अफगानिस्तान से, जिसमें बोलने के लिए कुछ बचता नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है शुरू से। मैंने शुरू से बहुत फॉलो किया है इसको, तो मैं आज उस कुछ डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी जो मुझे समझ में आते हैं इस क्राइसिस के पीछे। पहले तो दिमाग काम नहीं करता कि आखिर कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि 21वीं सदी में एक कट्टरवादी सोच इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो एक पूरे 3 करोड़ की आबादी के देश को अपने घुटने पे रेंगने पे मजबूर कर देती है। ये भी लगता है कि आखिर 20 साल तक जिस देश को दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी ने ट्रेंड किया हो, जिसके पास अत्याधुनिक हथियार हो, वो बिना हथियार उठाए ही सरेंडर कर देती है और बिना एक गोली चलाए ही तालिबान लगभग पूरे अफगानिस्तान में कब्जा कर लेता है। तो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे, तो इसको आखिरी तक देखिए। मैं कुछ पॉइंट्स जो मुझे समझ में आए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, शायद आपको वो कन्विंसिंग लगे। पहला जो मुझे लगता है कि जो डेमोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन था अफगान फोर्सेस का दोस्तों, वो बहुत यूनिक सा था। एक्चुअली देखिए, अफगानिस्तान कबीलों का एक समूह है। वहाँ बहुत अलग अलग तरीके के कबीले पाए जाते हैं। उसमें पश्तून है, हजारा है और भी बहुत सारे। लेकिन इनकी जो फौज थी, इसमें मैक्सिमम जो सैनिक थे वो पश्तून थे। और दोस्तों, जो तालिबान जिनके खिलाफ ये लड़ रहे थे वो भी पश्तून थे। तो कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट सा फील होता है कि आर्मी और जो ये कबीलियाई तालिबानी पश्तून है, इनके बीच एक इंटरनल सेटलमेंट था कि ऐसा होने वाला है और यू शुड एक्सेप्ट इट। इसीलिए इन्होंने एक गोली भी नहीं चलाई और काबुल को गिरा दिया। दूसरी एक चीज है कि इनमें एक हाई लेवल करप्शन था दोस्तों। हमने देखा है कि जब अशरफ गनी जी अपना चॉपर लेके जा रहे थे तो उनके पास इतना पैसा था कि जब तक उन्होंने कुछ पैसा नीचे नहीं फेंक दिया तब तक उनका चॉपर टेक ऑफ ही नहीं कर पाया। 3.5 लाख की जो फौज बताई जा रही है वो भी सिर्फ कागजों में थी। एग्जैक्टली 3.5 लाख के इनके पास फौजी भी नहीं थे। लेकिन ये करते ये थे कि 3.5 लाख की फौज के हिसाब से ये पैसे जो है ये जो IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या अदर कंट्री से उससे लिया करते थे। लेकिन इनके पास उतनी फौज ही नहीं थी और इनका जो पूरा पैसा था वो इनके ऑफिशियल्स के अकाउंट में जाता था। बल्कि यहाँ तक देखा गया है कि एक नॉर्मल अफगान सैनिक जो है उसको उसकी सैलरी तक ढंग से नहीं मिलती। तो अब सोचिए, एक इतनी करप्ट सरकार है तो ऑब्वियस है वहाँ की आर्मी का मोराल कितना डाउन होगा। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये भी है, जैसा कि जो बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में एक आत्मविश्वास की कमी थी, विल पावर की कमी थी। ऑब्वियस है दोस्तों, ये हम भी जानते हैं कि जब तक आप खुद की मदद करने को तैयार नहीं होंगे, दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये हुआ कि अफगानिस्तान में कहीं ना कहीं ये लोग, इनके अंदर विल पावर की बहुत ज्यादा कमी थी। और इसका बहुत बड़ा रीजन एक था आपका पाकिस्तान का भी था। पाकिस्तान भी इंटरनली सपोर्ट कर रहा था तालिबान को, कहीं ना कहीं से चाइना भी सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो अमेरिका को बैकफुट पे लाना चाहता था। रशिया भी कहीं ना कहीं से इंटरनली इनका सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो भी अपने टाइम का जो पहला जो वॉर हुआ था जिसमें रशियन अंदर आए थे और अमेरिका ने इंटरनली सपोर्ट किया था, उसका कहीं ना कहीं बदला लेना चाह रहा था। कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स इस तरह की भी चल रही थी। फिर हालांकि मैं इसमें बहुत हद तक ये कसूरवार नहीं समझूंगी कि अमेरिका की पूरी गलती थी, क्योंकि उन्होंने 20 साल दिए अफगानिस्तान को। उन्होंने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स डेवलप किए। लेकिन और दूसरी बात है, आप किसी दूसरे देश में इतने दूर गए, आपको अपनी भी तो पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा कि हमारे लोग किसी दूसरी कंट्री में 20 साल से हैं वहाँ पे। तो हर गवर्नमेंट अपने लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, तो हम अमेरिका को बहुत हद तक रेस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन उन्होंने जिस टाइप से पुल आउट किया है अफगानिस्तान से खुद को, तो वो थोड़ा सा एक गलत तरीका था जिसने भी कहीं ना कहीं मोराल डाउन करने का काम किया है पूरे अफगानिस्तान का। और इसी के कारण बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है जो बाइडेन की। चौथा मुझे एक बिग गेम जियो स्ट्रेटिकली के हिसाब से लगता है चाइना का। देखिए दोस्तों, चाइना बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता है अपनी वन चाइना पॉलिसी पे। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी में वो ताइवान को भी अपना मानता है, अरुणाचल प्रदेश पे भी अपना बताता है और तिब्बत को भी बताता है। और हाल के कुछ दिनों में जिस हिसाब से डेवलपमेंट्स हुई हैं कि ताइवान ने बहुत खुल के चाइना का अपोज किया, अमेरिका ने सपोर्ट भी दिया है ताइवान को, क्वाड्स कंट्रीज ने भी ताइवान के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली, चाहे वो जापान हो, चाहे US हो, चाहे इंडिया हो।
तो कहीं ना कहीं से चाइना ये चाह रहा था कि ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस अमेरिका के खिलाफ क्रिएट करे ताकि ताइवान के लोगों के ऊपर इसका एक बहुत नेगेटिव सा इंप्रेशन क्रिएट हो कि अमेरिका किसी का नहीं होता, वो आपकी बहुत हद तक हेल्प नहीं कर पाएगा। तो चाइना कहीं ना कहीं से एक साइकोलॉजिकल वॉर गेम जीतना चाह रहा था ताइवान के लोगों के ऊपर कि आपको चाइना का सपोर्ट करना है, यूएस आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। और देखिए दोस्तों, ये चीज सामने भी आ गई कि अभी जैसे ही तालिबान ने यहाँ पे कंट्रोल किया, उसके दूसरे ही दिन ऑफिशियली चाइना से बयान आता है कि यूएस जो है जिस तरह से अफगानिस्तान में वॉर हारा है, अगर वो यही स्ट्रेटेजी रखता है तो वो ताइवान में भी वॉर हारेगा। ये यूएस के खिलाफ चाइना ने ऑफिशियली बोला है। तो एक तो ये जियोपॉलिटिक्स लग रही है। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने सुना था वीडियो, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं भाऊ तोरसेकर जी का, उन्होंने थोड़ा सा अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि ऐसा भी तो एक व्यू बन सकता है कि दोस्तों अगर हम स्ट्रेटेजिकली देखें तो अफगानिस्तान की पोजीशन ऐसी है कि उसका एक बॉर्डर अफगानिस्तान का लगता है चाइना के साथ, और जिस चाइना के प्रोविंस को वो टच करता है वो होता है जिंजियान प्रोविंस। और जिंजियान प्रोविंस जो है वो वही एरिया है जहाँ पे उन्होंने उइगुर मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे कैंप्स बना के रखे हैं, जहाँ पे चाइना ये क्लेम करता है कि वो वहाँ पे उनको एजुकेशन देने के लिए। हालांकि एजुकेशन के पीछे चाइना वहाँ क्या करता है ये पूरे वर्ल्ड को पता है, लेकिन चाइना उसको बहुत हाइड करने के लिए बहुत लो परफॉर्म करता है उस चीज पे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की सोच ये भी थी कि अमेरिका को 100% ये लग रहा था कि हमारे जाने के बाद तालिबान यहाँ आएंगे। तो इनकी कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इनकी सोच में ये होगा कि तालिबान अगर अफगानिस्तान पे कब्जा करते हैं और इनका जिंजियान प्रोविंस में उइगुर मुस्लिम्स के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, क्योंकि ये लोग कट्टर इस्लाम को फॉलो करते हैं, जिसमें उम्मा की बात कही गई है। उम्मा का मतलब होता है वर्ल्ड में सारे मुस्लिम्स हमारे भाई हैं, एक जैसे हैं। तो हो सकता है तालिबान जो ये जिंजियान प्रोविंस के उइगुर मुस्लिम है इसके प्रति सॉफ्ट हो जाएं और उनको हेल्प करने के लिए जो तालिबानी है वो जिंजियान प्रोविंस में भी इंटरफेयर करना शुरू करे। तो ये चाइना के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बन सकती है। तो ये एक नया पॉइंट है जो बहुत रेयर जगह आपको सुनने को मिलेगा कि ये अमेरिका की ये इस तरह की भी स्ट्रेटेजी हो सकती है चाइना को उसके बैकफुट पे लाने के लिए। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा हिडन टाइप की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जो जिस टाइप से यूएस ने पुल आउट किया है ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी बहुत नेगेटिव छवि गई है। देखिए दोस्तों, रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन जियो स्ट्रेटेजी और जियो पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब चीजें बहुत दिनों तक छुपी नहीं रहती। जो भी रीजन है वो बहुत जल्दी हमको पता चल ही जाएगा। लेकिन अफगानिस्तान के लोगों का क्या, दुनिया के हर देश ने अपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको केवल एक्सप्लॉइट किया और केवल एक बैटल फील्ड बनाकर छोड़ दिया है अफगानिस्तान को। तो हम केवल उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि भगवान वहाँ की कंडीशंस थोड़ी सी ठीक करे। हालांकि अभी नॉर्थर्न अलायंस के बारे में भी पता चल रहा है, होप्स हो वहाँ पे कंडीशंस इम्प्रूव हो। तो ये मेरा पूरा एनालिसिस था। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ इसके सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, और मैं इसी तरह के जियो पॉलिटिक्स के वीडियोस बनाते रहूँगी। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।